रात के अंधेरे में उस कस्बे की हर गली, हर मोड़, हर कब्रिस्तान अजीब सा हो जाता था। कोई भी रात के अंधेरे में वहां से बाहर नहीं निकलता था। और ये घटना काफी सालों से उस गांव में होती रही, जिसकी वजह किसी को भी नहीं पता थी। लेकिन मुझे बाद में पता चल गई थी। इस घटना के पीछे का राज था वो कब्रिस्तान, जहां से आज भी उन बच्चों के हंसने, खेलने और बोलने की रात पे आवाजें आती हैं। घटना बहुत ही ज्यादा अजीब है। लेकिन घटना शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको मिस्टीरियस स्टोरीज और हॉरर स्टोरीज सुनना पसंद है, तो आप हॉरर वाइब्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ भी कोई अजीब सी घटना घटी हो, तो वो सारी घटनाएं आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो को करते हैं शुरू और खो जाते हैं अंधेरों में। ये घटना सीरिया के एक सबसे पुराने गांव मालूला, या अरेबिक में उसको मालूवा भी बोलते हैं, उसकी घटना है। ये घटना काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। कब की है ये भी मुझे नहीं पता। ये घटना मुझे रेडिट से मिली थी। ये घटना मालूला के गांव में रहने वाले कुछ लोगों के साथ घटी थी। दरअसल पूरे गांव वालों के साथ। उनमें से एक व्यक्ति था जिसका नाम एरेबिक था। और अब आगे की घटना मैं आपको एरेबिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम एरेबी है। हमारा गांव सबसे ज्यादा शांत गांव है। ज्यादा परिवार वहां पर नहीं रहते थे। 25 से 30 लोगों के परिवार का एक छोटा सा गांव था, जहां पर हर गांव में छोटे छोटे बच्चे खेला करते थे। गांव से कुछ ही दूरी पर एक छोटा सा घर बना हुआ था, या कह सकते हैं कि वो एक छोटा सा प्लेग्राउंड था, जहां पर बच्चे अक्सर खेलने जाया करते थे। वो घर काफी ज्यादा छोटा था, लेकिन इतनी कैपेसिटी का था कि आराम से 10 से 12 बच्चे उसमें आ जाए। वहां पर कुछ हुआ था, वजह हमें खुद भी नहीं पता चली थी। बहुत ही बुरी तरीके से आग लग गई थी। सारे बच्चे उसी में जल गए थे। शायद वो किसी की साजिश थी, या फिर वो एक हादसा। इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। पूरे 13 के 13 बच्चे, और उन सबकी बहुत ही बुरी मौत हुई। आग बुझाने में हमें काफी ज्यादा वक्त लग गया था, लेकिन उसके बाद उनके मृत्यु शरीर को हमारे ही कस्बे के एक छोटे से कब्रिस्तान के पीछे दफना दिया गया था। हम सब बहुत ही ज्यादा उदास थे, उन सब घर वालों के लिए जिन्होंने अपने बच्चे खोए थे। और गांव में उन बच्चों की चिलचिलाहट जब होती थी, तो सारा गांव हमेशा उनसे परेशान रहता था। लेकिन अब उन्हीं की याद आती थी। इस घटना के बाद करीबन 2 से 3 महीने तक पूरे गांव में अजीब सी शांति थी। कोई किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। वो घर जहां पर वो आग लगी थी, वैसे का वैसा ही था। ना ही उसे किसी ने बनाया, और ना ही उस तरफ कोई जाता था। सब कुछ एकदम शांत था। गांव में किसी भी तरह की कोई भी हंसी मजाक कुछ भी नहीं होता था। हमारे गांव में मेरे जान में तो वो एक पहला हादसा था, जिसने पूरे गांव की सोच को कुछ दिनों तक बदल दिया था। फिर सब लोग धीरे धीरे उस हादसे से उभरे और नॉर्मल होने लगा सब कुछ। लेकिन एक रात बहुत ही ज्यादा अजीब चीजें होने लगी। पूरा गांव उस चीज को देख के एकदम हैरान हो गया था। रात में हम सब सो रहे थे। उस वक्त हल्की फुल्की बर्फ पड़ रही थी। मौसम काफी ज्यादा खराब भी था। हमें कब्रिस्तान से कुछ अजीब सी आवाज आई, और वो आवाज बच्चों की थी, जो कि हंस रहे थे, खिलखिला रहे थे। वो कब्रिस्तान गांव के पीछे बना हुआ है, लेकिन उन बच्चों की हंसने की आवाज उस गांव के आखिरी घर तक आ रही थी। एक एक कोने में उनकी आवाज जा रही थी। मुझे भी याद है, जब यह हादसा हुआ था तब मेरी उम्र महज 11 साल की थी। मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था। मेरे मम्मी डैडी मुझे अपने कमरे में बुला लिए थे। वो भी बहुत ज्यादा डर गए थे। यह हादसा पूरे गांव को हिला चुका था। कुछ दिनों तक तो रात में किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो आवाज सच में उन बच्चों की है भी या नहीं। तो हमारे गांव के कुछ लोगों ने वहां पर जाने की हिम्मत की। रात में जब दोबारा उन बच्चों की हंसने की आवाज आई,
तो सबने कोशिश किया कि वहां पर जाके पता करें कि आखिर जिनकी वो आवाज़ है वो सच में वही बच्चे हैं या नहीं। गांव के कुछ लोग रात में उसी वक्त अंधेरे में अपने हाथों में मिसाल लेते हुए उस जगह पर गए थे। जब वो लोग वहां पर पहुंचे तो हंसी की आवाज उस कब्रिस्तान से चारों तरफ से गूंजते हुए आ रही थी। पूरा का पूरा कब्रिस्तान अंधेरे और कोहरे में डूबा हुआ था। किसी को पता नहीं चल रहा था कि आखिर वो हंसी और वो आवाजें आ कहां से रही हैं। तभी दूर एक छोटे से कब्र के ऊपर, जहां पर एक बच्चे को दफनाया गया था, वहां पर एक काले रंग की परछाई बैठी हुई दिखाई दी। वो परछाई किसी और की नहीं, एक बच्चे की ही थी। लोगों की हिम्मत नहीं हुई कि वो उसके अंदर जाए। वो परछाई सबके सामने उठी और कूदते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाने लगी, जैसे बच्चे भागते हुए खेलते हैं। वो परछाई कोहरे और अंधेरे में जाके गायब हो गई और फिर उसी कोहरे और अंधेरे में से ढेर सारे बच्चों की काली काली परछाइयां निकलते हुए एक कब्र से दूसरे कब्र के ऊपर उछलते हुए जा रही थी। और ये दृश्य सबने देखा। वो परछाइयां एक तरफ से दूसरी तरफ जा रही थी, लेकिन वो धीरे धीरे उन सारे आदमियों की तरफ बढ़ती भी जा रही थी जो कि उन्हें देखने गए थे। यह हादसा बहुत ही ज्यादा अजीब था। किसी को अपनी आंखों पर देखी गई चीज पर विश्वास भी नहीं हो रहा था। जैसे जैसे वो बच्चे उनकी तरफ बढ़ते जा रहे थे, उनकी हंसने की और चिल्लाने की आवाजें और ज्यादा बढ़ती जा रही थी। वो सब घबरा चुके थे। अंधेरे में वो सब दृश्य बहुत ही ज्यादा भयंकर लग रहा था। मिसाल की रोशनी से ही वो लोग थोड़ा बहुत देख पाए थे और उसके बाद उन्होंने सारा सामान, जो भी चीज वो लोग लेकर गए थे, वहीं पर फेंका और दोबारा कस्बे की तरफ भागते हुए आए। वो करीबन 7 से 8 लोग थे और वो सब डरे हुए थे, घबरा रहे थे। इतनी ठंड में भी उनके शरीर से पसीने निकल रहे थे, जैसे कि उन्होंने अपनी मौत को सामने देखा हो। ऐसी भयानक सी चीज उन्होंने कभी देखी नहीं थी। और ये सारी चीजें मुझे मेरे पिताजी ने मुझे बताई, क्योंकि उन सब में मेरे पिताजी भी वहां पर थे और वो भी बहुत ज्यादा डरे हुए थे। मुझे भी इन सब चीजों से डर लगता था, लेकिन मैं भी एक बार उन्हें देखना चाहता था। वो बच्चे मेरी ही उम्र के थे, लेकिन फिर भी मैं चाहता था कि मैं उन्हें एक बार देखूं। उनमें से कुछ तो मेरी उम्र के थे और कुछ मुझसे ज्यादा छोटे भी थे। मैं उनसे ज्यादा बात नहीं करता था, लेकिन मुझे याद है कि वो भी मुझे अक्सर वहां पर खेलने के लिए बुलाया करते थे। मैं एक दो बार उस जगह पर गया भी था, लेकिन मैं रेगुलर वहां पर नहीं जाता था। मैंने सोचा था कि एक बार मैं रात में जाकर उन्हें देखूंगा, और मैंने यही किया। रात के अंधेरे में मेरे माता पिता दोनों लोग गहरी नींद में थे। उन बच्चों की हंसी की आवाज फिर पूरे कस्बे में रात में गूंज रही थी। पूरा कस्बा सोया हुआ था। कुछ के घर से रोशनी आ रही थी और कुछ तो घर कोहरे के साथ अंधेरे में डूबे हुए थे। उसी अंधेरे में मैं रात में अकेले अपने घर से निकला था। किसी को नहीं बताया था। मेरा घर कब्रिस्तान से ज्यादा दूर नहीं था। मैं धीरे धीरे अंधेरे में उस कब्रिस्तान के मेन दरवाजे पर पहुंचा। उस दरवाजे की कुछ ही दूरी से कब्रिस्तान शुरू हो जाता था। मेरे हाथ में उस वक्त कोई भी मशाल नहीं थी, कुछ भी नहीं था। उनकी हंसी की आवाज गूंज रही थी, जो कि मुझे सुनाई भी दे रही थी। मैं कब्रिस्तान के अंदर नहीं गया, उसी के गेट पे खड़ा होके उन्हें देखने की कोशिश कर रहा था। मैं एकदम साइड में खड़ा हुआ था, एक खंबे के पीछे छुपा हुआ, ताकि उनमें से कोई मुझे देख ना पाए। लेकिन अंधेरे में वो भी मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे। फिर मैंने कोशिश की और थोड़ा आगे गया। मैंने फिर उन्हें देखा। चांद की रोशनी में कोहरे के अंदर वो लोग घूम रहे थे, एक तरफ से दूसरी तरफ भाग रहे थे। मैंने साफ साफ उन्हें देखा। उनकी हंसी की आवाज मेरे कानों में पड़ रही थी और वही हुआ जैसा पिताजी ने मुझे बताया था। वो लोग एक तरफ से दूसरी तरफ भाग रहे थे और भागते हुए वो लोग कब्रिस्तान के गेट की तरफ, यानी कि मेरी तरफ आ रहे थे, और मैं वहीं पर ही खड़ा था। आते हुए वो काली परछाइयां एक के ऊपर एक चढ़ती हुई चली जा रही थी। वो लोग एक कब्र से दूसरे कब्र के ऊपर से फांदते हुए आ रहे थे। वो वही बच्चे थे। अंधेरे में मुझे उनके चेहरे नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनकी हाइट और उम्र लगभग उतनी ही थी जिनको वहां पर दफनाया गया था। मैं उन्हें देख के हल्का सा घबरा गया था, लेकिन डरा तो बिल्कुल नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वो मुझे अपनी तरफ बुला रहे थे। मेरे हाथ पैर बिल्कुल भी नहीं हिले।
मैं कोशिश कर रहा था कि मैं उनकी तरफ जाऊं, लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने अपने आप को संभाला। मैं कब्रिस्तान के बाहर आने लगा। मुझे अब हल्का फुल्का डर लगने लगा था। जब मैं कब्रिस्तान की बाहर की तरफ जा रहा था, तभी उस कब्रिस्तान का एक गार्ड वहां पर आ गया। उसने मुझे पकड़ा, कब्रिस्तान के गेट को बंद किया और मुझे वहां से दूर लेकर चला गया। उसने मुझे बहुत डांटा, पूछा कि आखिर मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ। पहले तो वो मुझे भी देख के डर गया था। उसे लगा कि शायद मैं ही उनमें से एक बच्चा हूँ जो कि आज पहली बार कब्रिस्तान के बाहर आया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो मुझे पकड़ के मेरे घर पर ले गया। रात में दरवाज़ा नॉक किया। मेरे मम्मी पापा उठ के नीचे आए। उन्होंने मुझे बहुत डांटा। वो लोग भी ज़्यादा घबरा गए थे। कब्रिस्तान के उस गार्ड ने मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं कहा, लेकिन मुझे उसने सिर्फ इतना बोला कि तुम्हें अगर अपनी जान प्यारी है तो दोबारा रात में ऐसी हरकत कभी भी मत करना। रात में वो कब्रिस्तान कुछ और हो जाता है। मैं सब जानता था, लेकिन फिर भी मैंने कुछ भी नहीं बोला। मैं घर के अंदर आया। मम्मी पापा मुझे पूरी रात डांटते रहे। मैं रोने लगा था, लेकिन मैंने गलती की थी, इसलिए मैं शांत था। कुछ देर बाद मैं सो गया। अगले दिन मम्मी पापा ने दोबारा मुझे बुलाया। उन्होंने मुझे ढंग से सारी बातें समझाई। उस कस्बे के बच्चे एक एक करके घर छोड़कर जा रहे थे। कोई बाहर पढ़ाई के लिए जा रहा था, कोई अपने किसी परिवार के सदस्य के पास रहने जा रहा था, क्योंकि सब बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों उनसे उतना डर नहीं लगा। वहाँ के हादसे से भी वो आवाज़ें कई महीनों तक रातों में आती रहीं, और उसके बाद वो आवाज़ें आना बंद हो गई। वो कहाँ गायब हो गए इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता चला। एक बार रात में अचानक से कुछ भी नहीं हुआ। सब कुछ एकदम शांत था। जब उस ग्रेवयार्ड के जब उस कब्रिस्तान के गार्ड से पूछा गया कि आखिर सब कुछ ऐसे शांत कैसे हो गया, तो उसने बताया कि एक बार रात में सारे बच्चे उस कब्रिस्तान के गेट के पास खड़े थे और वो गार्ड गेट से दूर था। कुछ देर बाद उन बच्चों ने गेट को खोला और फिर सब अपने आप गायब हो गए। उसके बाद से वो आवाज़ें और उन्हें देखना सब कुछ बंद हो गया। और ये हादसा उस गार्ड ने हम सबको बताया। सारे बच्चे वहां से जा चुके थे। वहीं का अकेला कस्बे में बचा हुआ था। कुछ महीनों बाद मम्मी पापा ने भी मुझे बाहर पढ़ाई के लिए भेज दिया, और इस घटना के बारे में मैंने अपने नए दोस्तों को भी बताया। जब मैं कई सालों बाद लौट कर आया था, तो वो कब्रिस्तान अभी भी वही था, लेकिन अब उसे थोड़ा सा और डेवलप कर दिया गया था। उस हादसे के बारे में मैं अपने मम्मी पापा और पड़ोसियों से भी पूछता था, लेकिन उन्होंने यही बताया कि उस घटना के बाद उन बच्चों की कोई भी आवाज़ नहीं आई। और उस गार्ड का ये कहना था कि शायद वो बच्चे उस कब्रिस्तान के अंदर फंसे थे, और जिस दिन आखिरी बार उसने उन्हें गेट के पास देखा था, उसके बाद से वो लोग उसे कभी भी नजर नहीं आए। ये एक बहुत अजीब सी घटना थी, और इस घटना को काफ़ी लोगों ने सुना था। कई लोग इसे मानते भी थे और कई लोग बस इसे अफवाह भी मानते थे। लेकिन जितने भी लोग उस कब्रिस्तान के कस्बे के पास रहते थे, सबके साथ ये घटना हुई थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। तो दोस्तों, ये थी पहली घटना। अब मैं आपको एक दूसरी घटना बताने वाला हूँ, लेकिन दूसरी घटना बताने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिएगा, और मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि घटना आपको कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। तो अब करते हैं दूसरी घटना की बात। ये दूसरी घटना मुझे मनमोहन जी ने भेजी है। कि मनमोहन जी ने ये घटना मुझे इलाहाबाद से भेजी है, और अब आगे की घटना मैं आपको मनमोहन जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम मनमोहन है। ये घटना मेरे इलाहाबाद के ही घर में घटी थी। बहुत ही छोटा सा घर था वो, ज़्यादा बड़ा घर नहीं था। घटना 2003 की है। मैं अपने घर वालों के साथ उस घर में नया नया शिफ्ट हुआ था। पापा ने हाल ही में उस घर को लिया था। बड़ी ही मेहनत के बाद हम बहुत दिनों बाद अपने घर में आए थे, वरना इससे पहले किराए पे ही रहते थे। घर थोड़ा सा पुराना था, ढंग से मेंटेन नहीं था, लेकिन हमें उस घर को जल्द से जल्द लेना था, क्योंकि वो बहुत सस्ते में मिल रहा था। वजह हमें बिल्कुल भी नहीं पता थी। हमें बाद में पता चला कि वो घर भूतिया है, लेकिन वहां पर ऐसा कुछ भी देखने में नहीं लगा था। वो सिर्फ 3 कमरों का घर था। ऊपर वाले कमरे में हमारा सामान रखा रहता था, और नीचे वाले कमरे में मैं, मम्मी और पापा रहते थे, और एक पीछे वाला कमरा जो कि ज़्यादातर बंद ही रहता था, और एक किचन था। मैं उस टाइम बहुत छोटा था,
मेरी उम्र शायद उस वक्त 8 या 9 वर्ष की ही होगी। जब उस घर में शिफ्ट हुए तो हम लोगों ने अच्छे से पूजा भी करवाई थी, गृह प्रवेश भी हुआ था, सब कुछ ठीक ठाक रहा। उस घर में रहने के बाद मम्मी की तबीयत खराब भी होने लगी थी, लेकिन इस बात का हमने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। जब मम्मी की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी तो वो ज़्यादातर हॉस्पिटल में ही एडमिट रहने लगी थी। हमें इस बात की कोई भी वजह बिल्कुल भी नहीं पता थी कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। उस घर में शिफ्ट होने के बाद 7 से 8 महीने में ही मेरी मम्मी की मृत्यु हो गई। पता नहीं क्या हुआ था उन्हें। डॉक्टर उनकी बीमारी भी पकड़ नहीं पा रहे थे। मैं और पापा अब उस घर में अकेले रहने लगे थे। बहुत ही कठिन समय था वो मेरे लिए, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा छोटा था। पिताजी को मेरी पढ़ाई भी देखनी थी, घर का खाना पीना भी, और बाकी सारी चीज़ें भी मैनेज करनी थी। वो जब ऑफिस चले जाते थे तो मैं पूरा दिन घर में अकेला रहता था। हमारे परिवार के बाकी सारे सदस्य दूसरी जगह पर रहते थे। उनके यहाँ जाना मुमकिन नहीं था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर थे। मैं उस घर में पूरा दिन अकेले रहता था। बगल में हमारे एक पीसीओ था, जहाँ पर अगर मुझे पापा से बात करनी होती थी तो मैं जाके उसी पीसीओ से कॉल लगा के उनके ऑफिस में बात कर लिया करता था। एक बार पापा का मेरे पास उसी पीसीओ पे फ़ोन आया। उन्होंने मुझसे बोला कि वो अगले दिन आएंगे। घर के बगल में कुछ पड़ोसी भी रहते थे, उनके यहाँ मैं खाना कभी कभी खा लिया करता था। उनका स्वभाव बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। पापा ने उन्हें बता दिया था कि मुझे आने में देर हो सकती है या फिर शायद एक दिन बाद वो आए, तो मैं उनके यहाँ ही खाना खा लूँ। मैंने उनके यहाँ खाना खा लिया और रात में फिर अकेले ही रुका था। जब से हमने वो घर लिया है तब से लेके आज तक मेरा वो पहली ऐसी रात थी जब मैं उस घर में अकेले रुका था। वहाँ पर कुछ ना कुछ अजीब तो ज़रूर था। मुझे उसका आभास उस घर में रहने के एक हफ्ते बाद ही हो गया था, क्योंकि मुझे उस घर के हर कमरे में अजीब सी घुटन होती थी, बहुत ही नेगेटिविटी भी लगती थी। उस रात का मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से बिजली भी नहीं आ रही थी। मैं बाहर वाले कमरे में ही बैठा हुआ था, चुपचाप पढ़ाई कर रहा था। शाम के उस वक्त 8 या 9 बज रहे होंगे। बगल वाली आंटी बार बार आके मुझसे पूछ रही थी कि मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत या तकलीफ तो नहीं है, या मुझे डर तो नहीं लग रहा है। मैंने उन्हें कहा नहीं, सब कुछ ठीक है। उस वक्त शायद 7 या 8 बज रहे थे और फिर मैंने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया था। पढ़ाई करने के बाद मैं सोने जा रहा था। खाना मैं खा चुका था। पढ़ाई करने के बाद जैसे ही मैं सोया, उसके कुछ देर बाद मुझे ऐसा लगा कि जो पीछे वाला कमरा है, जो कि अक्सर बंद रहता है, वहां पर कोई अजीब सी आवाज दे रहा है। कोई कुछ बोल रहा था, मैं सुन नहीं पा रहा था। मैंने हिम्मत की, दरवाजा खोला और पीछे वाले कमरे के दरवाजे पर जाके कान लगाया। अंदर से कोई खटखटा रहा था। मैं चुपचाप उस खटखटाहट को सुन रहा था। समझ में नहीं आया कि आखिर मैं करूं क्या। मेरा गला पूरा सूख चुका था, हाथ पैर कांप रहे थे, चिल्ला भी नहीं सकता था। वो दरवाजा बाहर से बंद था, फिर अंदर कौन जा सकता है। मैं चुपचाप अपने धीमे कदमों से दोबारा अपने बाहर वाले कमरे की तरफ जाने लगा। तभी दरवाजे के अंदर से खटखटाहट में मुझे एक आवाज आई, मोनू, मोनू बेटा। वो मोनू कह के पुकार रही थी, मेरा नाम। मुझे मोनू सिर्फ दो ही लोग बोलते हैं, एक मेरे पापा और दूसरी मेरी मम्मी। जैसा कि मैंने बताया, मेरा पूरा नाम मनमोहन था, लेकिन वो लोग प्यार से मुझे मोनू बुलाया करते थे। और वो आवाज़ किसी और की नहीं, मेरी मम्मी की ही थी। उस आवाज़ को सुन के मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मैंने बोला, कौन हो आप, मम्मी? वो दोबारा आवाज़ नहीं आई। उस आवाज़ ने मुझे दोबारा दरवाज़ा खोलने के लिए बोला। मैंने दरवाजे को नहीं खोला। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। तभी किचन से कुछ बर्तन अपने आप नीचे ज़मीन पर गिर गए। उन बर्तनों के गिरने की आवाज़ इतनी तेज थी कि मैं काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से डर गया और चिल्लाने लगा। चिल्लाते हुए मैं घर के बाहर भागा। और बगल वाली आंटी के घर पे रात में खटखटाने लगा। उस वक्त रात के 12 या 11 बज रहे थे, मुझे ढंग से याद नहीं है, पर काफ़ी अंधेरी रात थी।
बारिश हो रही थी और मैं पूरा भीग चुका था। बादल भी गरज रहे थे, जिसकी वजह से मेरी आवाज़ दब गई थी। वो लोग शायद सो गए थे। वो लोग बाहर नहीं निकले। मैं करीबन 10 मिनट तक बाहर ही खड़ा था। डर की वजह से मेरे अंदर जाने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी और वो लोग बाहर भी नहीं निकल रहे थे। फिर मैंने हिम्मत की और थोड़ी देर बाद भगवान का नाम लेते हुए अंदर गया। जब मैं अंदर जा रहा था तो मैंने देखा कि कोई अजीब सा आदमी बैठा हुआ है। लाइट उस वक्त नहीं आ रही थी। मैं अंधेरे में मोमबत्ती जला के ही पढ़ रहा था। उस मोमबत्ती की रोशनी में मुझे एक परछाई दिखी जो कि मेरी किताबों के पास बैठी हुई थी। वो एक आदमी की परछाई थी। वो मुझे ही देख रही थी। उसने मेरी तरफ जैसे ही देखा, मैं चुपचाप गेट से बाहर निकल गया। उसने मेरी आंखों के सामने दरवाज़ा बंद किया और खिड़की से हल्की हल्की जो मोमबत्ती की रोशनी आ रही थी वो भी बंद हो गई। उसने मोमबत्ती को बुझा दिया। मैं पूरी रात अपने घर के बाहर ही खड़ा था। उस वक्त सुबह के शायद 5 या 6 बज रहे थे। बारिश में भीग रहा था मैं। फिर धीरे धीरे मोहल्ले के लोग उठने लगे। बारिश हल्की फुल्की कम हो गई थी। बगल वाली आंटी जब बाहर निकल के आई तो उन्होंने देखा कि मैं अपने घर के बाहर गेट पर ही बैठा हुआ हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा कि आखिर क्या हो गया। मैंने उन्हें सारी बात बताई। जो कुछ भी घटना घटी थी सब कुछ बताया। उन्होंने बताया कि मुझे उन्हें उठाना चाहिए था। मैंने उन्हें बताया कि मैंने बहुत कोशिश की थी लेकिन कोई भी बाहर नहीं निकला। फिर आंटी अपने परिवार के कुछ सदस्यों को बुला के मेरे घर के अंदर जाने लगी ताकि अंदर जो भी आदमी हो वो अगर अंदर ही हो तो उसको वो लोग पकड़ के बाहर लेकर आए। लेकिन दरवाज़ा वैसे का वैसा ही खुला था। जब वो लोग अंदर गए तो सब कुछ एकदम नॉर्मल था। सारे बर्तन अपनी जगह पर लगे हुए थे। जो पीछे वाला दरवाज़ा था वो भी बाहर से बंद था और वो मोमबत्ती जो कि बीच में बुझ गई थी वो पूरी जलते हुए ख़त्म हो चुकी थी। ये दृश्य बहुत ही ज़्यादा अजीब था। मेरी उम्र कम थी। मैं डर गया था लेकिन मेरी बात पर किसी ने भी विश्वास नहीं किया। सबको लगा कि शायद मैं बिना वजह डर गया हूँ या मुझे कोई वहम हुआ है, लेकिन वो मेरा कोई भी वहम नहीं था। कुछ देर बाद पिताजी भी घर पर आए। मैंने उन्हें भी सारी चीज़ें बताई। मैं पूरा दिन उस घर में नहीं था जब तक पिताजी नहीं गए। मैंने सब कुछ बताया। फिर पापा को मैंने सारी चीज़ों के बारे में भी बताया। मैंने उन्हें कहा कि जब से मैं इस घर में आया हूँ मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा है और हो ना हो मम्मी की तबीयत खराब होने की वजह भी ये कहीं ना कहीं और हो ना हो मम्मी की तबीयत खराब होने की वजह कहीं ना कहीं ये घर ही था। जब पापा को मैंने खुल के ये सारी बातें बताई तो उनको लगने लगा कि शायद मैं कुछ ना कुछ सही तो बोल रहा हूँ। फिर मैं पापा के साथ उनके ऑफिस के पास ही जाने लगा। वहाँ पर हमारे एक रिलेटिव रहते थे। उन्हीं के यहाँ रुकने लगा और देखते ही देखते समय रहते पापा ने उस घर को 1 साल बाद दोबारा बेच दिया, वैसे ही सस्ते दाम में जैसे कि वो हमें मिला था। पुराने मालिक से जब बात की गई तो उसने बताया कि उस घर में उनकी बेटियां रहती थीं और एक एक करके उनकी बेटी की मौतें होती गईं। वहां पर उनकी बेटियों को भी कोई अजीब सी काली परछाई नजर आती थी। अब उस घर का क्या रहस्य था इसके बारे में तो किसी को कुछ भी नहीं पता, लेकिन कुछ सालों बाद उस घर को तुड़वा दिया गया था और फिर वहां पर कोई छोटा मोटा कॉम्प्लेक्स बन गया था। मुझे इतनी ही जानकारी थी। उसके बाद मैं कभी भी उस एरिया में नहीं गया और ये घटना बहुत ही ज़्यादा खराब थी जो मुझे जीवन भर याद रहेगी, क्योंकि मुझे आज भी याद है उस घर ने मुझसे मेरी माँ को छीना था। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये थी 2 घटनाएं। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।